आज से लगभग 100 साल पहले पूरी दुनिया की किस्मत बदल गई। अचानक धरती पर मौजूद सभी जीव-जंतु अजीब तरह से म्यूटेंट होने लगे। इंसानों की लाशें भी भयानक मॉन्स्टर में बदलने लगी। देखते ही देखते पूरी दुनिया में और भी तबाही नरक में बदल गई। हर तरफ सिर्फ चीखें थी, शहर जल रहे थे, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन खूंखार म्यूटेंट्स के सामने कोई भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इनके सामने आया कुछ ही सेकंड में मारा गया। लेकिन इस अंधेरे दौर में भी एक उम्मीद की किरण भी सामने आई। कुछ इंसानों के अंदर रहस्यमयी शक्तियां जाग गईं, उन्हें अवेकन कहा जाने लगा। इन लोगों ने अपनी नई ताकत के दम पर म्यूटेंट से लड़ाई करना शुरू। सालों तक इंसान और म्यूटेंट के बीच लगातार युद्ध चलता रहा। हर दिन हजारों लोग मरते रहे, लेकिन अवेकन वॉरियर ने हार नहीं मानी और मानव जाति की रक्षा करती रही। फिर आया साल 2145, जब इस सभी म्यूटेंट्स एक विशाल सेना बनाकर इंसानों के आखिरी सुरक्षित शहर पर हमला कर देते हैं। अब यह लड़ाई सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के अस्तित्व की बन चुकी थी। युद्ध का मैदान पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुका था। चारों तरफ धमाके हो रहे थे और हर तरफ मौत का तांडव मचा हुआ था। इंसानों के सामने एक विशाल और बेहद डरावना म्यूटेंट खड़ा था। उसके शरीर पर अनगिनत आंखें और भयानक टेंटिकल्स थे। उसे देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मानव सेना के केवल तीन योद्धा अभी भी मैदान में डटे हुए थे। एक शक्तिशाली हैमर। बस अब इन तीनों का बचना मुश्किल था। लेकिन तभी कोई ऐसा आया जिसे देखकर पूरा मैदान शांत हो गया। यही था सबसे खतरनाक योद्धा। द स्ट्रॉन्गेस्ट हैज अराइव्ड। अपना हीरो खड़ा है। उसकी एंट्री के साथ ही पूरे युद्ध का माहौल एकदम बदल गया। उसने सिर्फ एक लाइन कही, डोंट बी सो केयरलेस। बस इतना बोलकर उसने दुश्मन की तरफ देखा। बाकी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। बाकी सभी समझ चुके थे कि अब वो सुरक्षित हैं। हीरो पीछे मुड़ता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। आर्चर ऊपर इशारा करता है। तभी एक सैनिक चिल्लाया, फ्लाइंग मॉन्स्टर। ऊपर देखो, ये कौन सा नया म्यूटेंट है? क्या ये पिछले राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक था, या फिर हीरो का असली इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है? लेकिन यह राक्षस पहले वाले सभी म्यूटेंट से बिल्कुल अलग था। इसकी मौजूदगी से ही पूरा माहौल बदल गया। सोचने का वक्त नहीं था। उसने पूरी ताकत से अपना विशाल हथौड़ा राक्षस की तरफ फेंक दिया। साथ ही तीरंदाज ने भी एक साथ हमला शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने अपनी विशाल आंख में एक खतरनाक ऊर्जा इकट्ठा करनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में उसकी आंख एक विनाशकारी ऊर्जा गोली में बदल गई। यह देखकर दोनों योद्धाओं के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल है, और अगले ही पल उस राक्षस ने अपनी ताकत से हमला कर दिया। यह नजारा देखकर लड़की पूरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी आग जैसी शक्ति के साथ वो सीधे राक्षस पर टूट पड़ी। लेकिन क्या उसका ये हमला उस लेवल 3 राक्षस को रोक पाएगा, या वो खुद उसकी अगली शिकार बनने वाली है? लड़की पूरी ताकत के साथ उस राक्षस पर टूट पड़ी, लेकिन अगले ही पर राक्षस ने अपनी विशाल टेंटिकल्स उसकी तरफ घुमा दी। हमला इतना तेज था कि एक पल के लिए उसकी सांसें थक गईं। उसे लगा अब मौत उसके बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आंखें खोली, सामने का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। आखिरी सेकंड में मास्टर येनिंग उसके सामने आ गया और उसने राक्षस के घातक वार को अपनी ताकत से रोक दिया। लेकिन राक्षस बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने फिर से अपनी भयानक शक्ति इकट्ठा स्टार्ट करना शुरू कर दिया। येनिंग ने एक नजर में ही समझ लिया, ये कोई साधारण लेवल 3 म्यूटेंट नहीं है। इसकी ताकत बाकी सभी से कई गुना ज्यादा है। उसने तुरंत लड़की से कहा, तुम पीछे हटो, इस राक्षस का सामना मैं अकेला करूंगा। लड़की समझ गई कि इस लड़ाई में उसका रहना सिर्फ बोझ बनेगा, लेकिन फिर भी उसे येनिंग की जान की चिंता सताने लगी। आखिरकार वो पीछे हट गई और अब पूरे मैदान में सिर्फ येनिंग और वो भयानक राक्षस आमने सामने खड़े थे। येनिंग बिना समय गवाए अपनी पूरी ताकत के साथ राक्षस पर झपट पड़ता। उसकी तलवार सीधे राक्षस के विशाल शरीर पर पावर भार करने के लिए आगे बढ़ी, जबकि राक्षस भी अपनी टेंटिकल्स से पलटवार करने के लिए तैयार था। दोनों की ताकत इतनी भयानक थी कि तलवार
जमीन से टकराते ही जबरदस्त धमाके हुआ, पूरा इलाका हिल गया और पत्थर हवा में उड़ने लगे। हमला रोकने के बाद येनिंग ने अपनी तलवार की तरफ देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि सिर्फ एक बार रोकने में ही उसकी तलवार पूरी पूरी टूट गई है। और तभी उसके दिमाग में एक बात साफ हो गई, यह कोई साधारण लेवल 3 म्यूटेंट नहीं है। राक्षस धीरे धीरे धुएं के बीच से बाहर निकला। उसका विशाल शरीर और डरावनी लाल आंखें देखकर येनिंग समझ गया कि उसके सामने असली खतरा खड़ा है। यह एक लेवल 4 म्यूटेंट था। येनिंग ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मुझे इसे हराना है तो अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगले ही पल उसने अपनी पूरी शक्ति एक ही बार में इकट्ठी की। जमीन फट गई, पूरे मैदान में फैल गई। धमाके के तुरंत बाद येनिंग बिजली की रफ्तार से हवा में उछला। मलबा चारों तरफ उड़ने लगा और विस्फोट जैसी ऊर्जा, उसका पूरा शरीर लाल ऊर्जा से घिर गया और वह सीधे राक्षस की तरफ टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसकी तलवार राक्षस से टकराई। इतनी भयानक टक्कर हुई कि चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई और पूरा इलाका विस्फोट से कांप उठा। दोनों की ताकत की टक्कर से जमीन चीर गई। लाल ऊर्जा की लहरें दूर दूर तक फैल गईं और हर तरफ धूल, पत्थर और मलबा उड़ने लगा। धूल बैठते ही येनिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि इतना जबरदस्त हमला करने के बाद भी राक्षस अब भी उसके सामने खड़ा था। अब उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई उसकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली है। येनिंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी लेवल 4 म्यूटेंट जिंदा था। अब क्या येनिंग के पास कोई आखिरी ट्रम्प कार्ड बचा है? येनिंग बिजली जैसी स्पीड से राक्षस के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और अपनी तलवार सीधा उसके सिर पर दे मारता है। राक्षस की आंखें फैल जाती हैं, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इंसान इतनी तेजी से उसके पास पहुंच सकता है। लेकिन अगले ही पर लेवल 4 म्यूटेंट अपनी जबरदस्त ताकत दिखाता है। वह अपने नुकीले पंजे से येनिंग की तलवार को पकड़ लेता है। इतनी जबरदस्त पकड़ होती है कि तलवार उसके हाथ से फिसलने लगती है। येनिंग पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। मौका मिलते ही राक्षस अपनी लंबी टेंटिकल्स चारों तरफ फैला देता है। येनिंग अब हवा में है और चारों तरफ से उन टेंटिकल्स ने उसे घेर लिया है। अब उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। लड़ाई के बीच येनिंग के मुंह से खून निकलने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, क्या यही लेवल 4 म्यूटेंट की असली ताकत है? इतनी शक्ति इंसान इसके सामने आकर कब तक टिक सकता है? उसके चेहरे पर पहली बार हार की झलक दिखाई देने लगती है। ये येनिंग के दिमाग में एक और ख्याल आता है, ऐसी ताकत के सामने इंसान कभी भी बहुत कमजोर है। अगर ऐसे राक्षस लगातार आते रहे तो पूरी मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। उधर लेवल 4 म्यूटेंट बिल्कुल शांत खड़ा है। उसकी लाल चमकती आंखें येनिंग के घूर रही हैं। उसे पूरा विश्वास है कि अब उसका शिकार नहीं बच पाएगा। येनिंग पूरी तरह जमीन पर गिर चुका है। उसका शरीर जवाब दे रहा है। सामने राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। येनिंग के मन में बस एक ही विचार आता है, मैं मरने वाला हूँ। वह सोचने लगता है, अगर मैं यही मर गया तो इस दुनिया की रक्षा कौन करेगा? इंसानों को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई देती है। राक्षस अपनी कई टेंटिकल्स येनिंग के चारों तरफ फैला देता है। वह बिल्कुल असहाय पड़ा है। उसके चेहरे पर थकान, दर्द और हार साफ दिखाई दे रही है। आखिरी पल में येनिंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा है, अगर आज मैं हार गया तो भविष्य ही नहीं बचेगा, कोई उम्मीद नहीं रहेगी। यहीं पर सीन एक बड़े स्पेस के साथ खत्म होता है, जिसे लगता है कि अगले ही पल कहानी में कोई बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। येनिंग मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। क्या सच में यही उसका अंत है, या आखिरी पल में भी उसके पास कोई छुपी हुई शक्ति जागने वाली है? राक्षस येनिंग पर आखिरी हमला करने वाला था। कंट्रोल रूम में सभी देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि येनिंग हार गया है। उधर पूरा शहर राक्षसों से घिर चुका था और तबाही मच रही थी। एक अधिकारी कहता है, हम इस हमले को ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे।
सभी को अफसोस होता है कि अगर येनिंग को पहले मौका मिलता तो शायद वह दुनिया बचा सकता था। अब सबको लगता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। कमांडर फैसला करता है, अगर मरना ही है तो हम सब एक साथ मरेंगे। वह तुरंत आखिरी आपातकालीन आदेश जारी करता है। आदेश मिलता है कि सभी राक्षस पंक्तियां हटा दो और लेवल 3 अवेकनर्स जितने हो सके उतने परमाणु हथियार लेकर निकले। हेलीकॉप्टर आखिरी मिशन के लिए उड़ान भर देता है। अब पूरी दुनिया की उम्मीद इसी अंतिम दाव पर टिकी है। सभी अवेकनर्स परमाणु बम लेकर मौत की तरफ दौड़ पड़े। सामने विशाल राक्षस खड़ा था लेकिन कोई पीछे हटने वाला नहीं था। सब एक साथ चिल्लाए, मानवता हमेशा जिंदा रहेगी। आगे बढ़े। अगले ही पल जबरदस्त धमाके से पूरा शहर कांप उठा। सब एक साथ एक के बाद एक न्यूक्लियर विस्फोट होने लगे। आग का विशाल गोला पूरे इलाके को निकल गया। 3 साल पहले दुनिया तबाही के दौर में थी और हर दिन नई आपदा की खबरें आ रही थी। तभी एक गंभीर रूप से घायल लड़का धीरे धीरे होश में आया। बाहर लोग फुसफुसा रहे थे, ये टैक्स नहीं दे पाएगा, अब इसे खत्म कर दो। उन्हें लगता था कि वो एक बेकार इंसान है जिसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन लड़के को अचानक सब याद आ गया। मैं 3 साल भविष्य से वापस आया हूँ। उसे समझ आ गया कि पिछली बार उसका टैलेंट टेस्ट किसी ने जानबूझकर खराब करवाया था। जैसे ही दुश्मन ने गोली चलाने की कोशिश की, उसने उसका हाथ बिजली की रफ्तार से पकड़ लिया। उसकी लाल चमकती आंखें देखकर सब डर गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, इस बार मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। अगले ही पल उसने बिजली जैसी रफ्तार से हमला किया और एक ही बार में पहले सैनिक को हवा में उड़ा दिया। दूसरा दुश्मन कुछ समय समझ पाता उससे पहले उसकी किक सीधे उसके सीने पर लगी और वो भी जमीन पर गिर पड़ा। तीसरे सैनिक ने घबराकर अपनी एनर्जी गन निकाली लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा दुश्मनों से साफ हो चुका था। सब उसकी ताकत देखकर कांपने लगे। लड़के ने अपने पिछले जीवन को याद किया। टैलेंट स्टेट छूट गया था, फिर 3 साल तक लाशें उठाकर जिंदा रहना पड़ा। आखिरकार उसने केवल 3 तक पहुंचकर भी केवल 4 म्यूटेंट से लड़ते हुए सब कुछ खो दिया था। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ और बेटी छोटी बहन की दर्दनाक मौत का दृश्य फिर से घूम गया। उसने मुट्ठी भींचकर खुद से कहा, इस बार सब बदल दूंगा, टेस्ट पास करूंगा, सबसे ताकतवर बनूंगा और इस तबाही का हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। तभी उसके सामने एक नीली स्क्रीन चमकी। एपोक्लिप्स शॉर्ट गॉड सिस्टम सफलतापूर्वक येनिंग से बाइंड हो गया। सिस्टम ने पहली ही क्वेस्ट दे दी, 30 मिनट के अंदर टेस्ट क्रिस्टल को छूकर सिस्टम एक्टिवेट करो, वरना 31 मिनट बाद यह सिस्टम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अगला मैसेज देखकर उसकी आंखें फैल गईं। सिस्टम एक्टिवेट होते ही तुम्हारी हर तलवार की स्किल्स 100 गुना ताकतवर हो जाएगी, फॉरबिडन स्वॉर्ड स्किल बन जाएगी। ये देखकर वो हैरान रह गया। ये तो मेरे पिछले जीवन वाले सिस्टम से बिल्कुल अलग है। क्या ये किसी चिट स्किल से कम नहीं? लेकिन उसने बिना समय गवाए फैसला किया, चाहे जो भी हो, अगर इससे मैं और ताकतवर बन सकता हूँ तो यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। तभी स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो गया और उसके पास सिर्फ आधा घंटा बचा था। इतने में सैनिक ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और चिल्लाए, हथियार नीचे रखो, आर अलार्म बजाओ। एक स्क्रीन भाग निकला है लेकिन येनिंग बिल्कुल शांत रहा। उसने एक नजर में ही सबकी ताकत का अंदाजा लगा लिया और मन ही मन बोला, लीडर सिर्फ केवल 3 अवेकेंड है, अगर इससे बंधक बना लूं तो यहाँ से आसानी से निकल सकता हूँ। अगले ही पल येनिंग बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने कप्तान की बंदूक पकड़कर एक झटके में उसका निशाना बिगाड़ दिया और हथियार अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने कप्तान की गर्दन पकड़कर उसे अपने सामने डाल बना लिया। उसकी स्पीड देखकर सभी सैनिक तंग रह गए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अभी कुछ सेकंड पहले जो लोग उसे घेर रहे थे, अब उनका अपना कप्तान उसकी गिरफ्त में था। बाकी सैनिक घबरा गए और चिल्लाए, हिलो मत, अगर तुमने कुछ भी किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। येनिंग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अपने कप्तान को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे तुरंत टेस्ट स्क्वायर ले चलो। सोचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड है, उसके बाद तुम्हारा कप्तान मर जाएगा। सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये लड़का पागल है क्या? ये सच में कप्तान को मार देगा? कप्तान के माथे पर बंदूक लगी थी। अब उसकी सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। वह
घबराकर बोला, रुको, शायद कोई गलतफहमी है, पहले बात कर लेते हैं। येनिंग ने बिना कोई भावना दिखाए सिर्फ एक शब्द कहा, चलो कप्तान, मजबूरी है। उसके साथ आगे बढ़ गया, जबकि बाकी सैनिक कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। टेस्ट स्क्वायर पहुंचते ही चारों तरफ मौजूद ड्रोन और लाउड स्पीकर अचानक सक्रिय हो गए। एक गंभीर आवाज गूंज उठी, 100 साल पहले वर्ष 2042 में दुनिया का अंत शुरू हुआ और मानवता ने प्रलय के युग में प्रवेश किया। आवाज आगे बोली, 10 अरब लोगों में से मुश्किल से एक ही जीवित बच पाया। उसी समय पहली पीढ़ी के अवेकन सामने आए, जिन्होंने सेना के साथ मिलकर सुरक्षित जोन बनाए और मानव सभ्यता को बचाया। विशाल मैदान में हजारों उम्मीदवार खड़े थे। घोषणा हुई, आज तुम सभी के टैलेंट की परीक्षा होगी। जो सफल होगा वह मानवता का रक्षक बनेगा, जो असफल होगा उसे एक साधारण जीवन जीना पड़ेगा। मंच पर मिलिट्री कमेटी का प्रतिनिधि लियोटाइन आया। उसने कहा, सबसे पहले अवेकन परिवारों के वंशजों की परीक्षा शुरू होगी। तभी अचानक पूरे टेस्ट स्क्वायर में इमरजेंसी अलार्म बज उठा। लाउड स्पीकर चीखा, सावधान, एक सक्रिय व्यक्ति ने बंधन बना लिया है और टेस्ट स्क्वायर में घुस गया है। यह खबर सुनते ही पूरा मैदान दहशत में डूब गया। अधिकारी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे और सुरक्षा बंद तुरंत हरकत में आ गए, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि वह रहस्यमयी संक्रमित व्यक्ति आखिर है कौन। अचानक जोरदार धमाका हुआ। संक्रमित युवक ने बिजली जैसी रफ्तार से कई सैनिकों को हवा में उछाल दिया। पूरा टेस्ट स्क्वायर अफरा तफरी में बदल गया और हर तरफ चीख पुकार मच गई। सैनिक ने उसे चारों ओर से घेर लिया। लाउड स्पीकर पर लियोटाइन गरजता, हथियारा नीचे रखो, विरोध बंद करो, अगर अभी नहीं रुके तो मौके पर ही मार दिए जाओगे। लेकिन वह युवक बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने एक अधिकारी को अपनी पकड़ में रखा और शांत आवाज में बोला, मैं संक्रमित नहीं हूँ। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। स्नाइपरों ने तुरंत अपनी राइफल उसकी ओर तान दी। बस एक आदेश का इंतजार था और पूरा मैदान सांस रोके खड़ा था। तभी उस रहस्यमयी युवक ने सबको चौंका दिया। उसने कहा, मैं यहाँ अवेकनिंग सेरेमनी में बिगाड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ टेस्ट देने आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसे अभी तक दुश्मन समझा जा रहा था वह आखिर परीक्षा देने की जिद क्यों कर रहा था। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। कमांडर गुस्से से चिल्लाया, ये क्या बकवास है, इसे तुरंत पकड़ लो। आदेश मिलते ही सभी सैनिक तलवारें और हथियार लेकर युवक की ओर दौड़े। युवक ने बिना घबराए उस अधिकारी का कम्युनिकेशन डिवाइस नीचे फेंक दिया और शांत स्वर में बोला, सेफ जोन के अनुच्छेद 137 के अनुसार जो लोग अवेकन हो जाते हैं उन्हें विशेष अधिकार और सुरक्षा दी जाती है। उसने आगे कहा, अगर किसी अवेकन के साथ जबरदस्ती की जाती है तो यह सैन्य नियमों का उल्लंघन और गंभीर अपराध माना जाता है। उसकी बात सुनकर कई सैनिक एक पल के लिए रुक गए, लेकिन कमांडर ठाका मारकर बोला, अगर तुम मेरी बात मानोगे और मेरे काम आओगे तो सारे नियम बदल भी सकते हैं। उसकी असली मंशा अब सबके सामने आ चुकी थी। युवक ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया, अवेकन पहले खुद ही हकीकत समझो। तभी कमांडर ने अचानक जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते सैनिकों ने उसे चारों तरफ से दबोच लिया। कुछ ने उसके हाथ पकड़ लिए, कुछ ने पैरों को जकड़ लिया, जबकि बाकी तलवारें उठाकर आखिरी बार की तैयारी करने लगे। कमांडर ने उंगली दिखाते हुए दहाड़ा, उसे अभी के अभी मार डालो, यही कानून है। तलवार सीधा युवक की गर्दन पर उठ चुकी थी और अगले ही पल क्या होने वाला था किसी को अंदाजा नहीं था। जैसे ही तलवार युवक की गर्दन पर गिरने वाली थी, आसमान से तेज रोशनी के साथ एक विशाल सुपरसोनिक स्पिरिचुअल आर्कीक्राफ्ट नीचे उतर आया। उसकी गड़गड़ाहट सुनकर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और सभी सैनिक हैरान होकर ऊपर देखने लगे। अगले ही पल उस विमान से एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति छलांग लगाकर जमीन पर उतरा। उसका नाम था
हेवनली विंग मिलिट्री रिंगजॉन का सुप्रम कमांडर जियो है, जो एक थर्ड लेवल अवेकन था। उसके उतरते ही चारों तरफ ऊर्जा की लहर फैल गई। उसकी डरावनी आभा महसूस करते सैनिक घबरा उठे। एक सैनिक फुसफुसाया, इतनी शक्तिशाली ऑरा टेस्ट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। सुप्रम कमांडर यहाँ क्यों आए हैं? जियो है ने पूरे माहौल पर नजर डालते हुए गंभीर आवाज में कहा, इस समय हमारी मिलिट्री रीजन में है हाई लेवल अवेकन की भारी कमी है। अगर किसी में क्षमता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। फिर उसने साफ आदेश दिया, अगर अवेकिंग असफल हुई तभी मौके पर फैसला किया जाएगा, लेकिन पहले इसका टेस्ट होगा। उसके शब्द सुनते ही सभी सैनिक चुप हो गए। जमीन पर पड़ा युवक हल्की मुस्कान के साथ सियों है की ओर देखने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी जान फिलहाल बच चुकी है। जियो है ने हाथ उठाकर आदेश दिया, सभी लोग पीछे हट जाओ, लाइन खाली करो। सैनिक तुरंत पीछे हटने लगे और युवक को घेरने वाली भीड़ बिखर गई। सबकी नजर अब उसी युवक पर टिक गई थी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या सच में इसका वेकिंग टेस्ट होगा? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? युवक धीरे धीरे टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। चारों तरफ खड़े लोग उसे घूर रहे थे। कोई उसका मजाक उड़ा रहा था तो कोई कह रहा था, अवेकन बनना हर आम इंसान का सपना होता है, लेकिन नीचे के लोग भी खुद को टैलेंटेड समझने लगते हैं। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने मन ही मन कहा, पिछली जिंदगी में मैं दूसरों की चालों में फंस गया था और एक के बाद एक गलतियां करता गया। उसने अपना हाथ टेस्टिंग डिवाइस की ओर बढ़ाया और आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ बोला, मेरी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से होगी, इसी टेस्ट से। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से अपना हाथ मशीन पर रख दिया। अगले ही पल उसके मन में एक ही विचार गूंजा, अब मेरी किस्मत मेरे हाथों में है। जैसे ही उसका हाथ मशीन से जुड़ा, पूरे टेस्टिंग एरिया में जबरदस्त बैंगनी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। चमक इतनी तेज थी कि आसपास के खड़े सभी लोगों की आंखें चौंधिया गईं। सुप्रम कमांडर सियोमिंग है और बाकी अधिकारी भी हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा ऊर्जा विस्फोट पहले कभी नहीं देखा था। सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, अविश्वास। बैंगनी ऊर्जा की विशाल लहर पूरे मैदान में फैल गई। दर्शक घबराकर पीछे हटने लगे, जबकि हर किसी की नजर अब सिर्फ उसी युवक पर टिक चुकी थी। अब सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर इस लड़के के अंदर छिपी असली शक्ति क्या है? अधिकारियों की नजरें टेस्टिंग क्रिस्टल पर जमी थी। उनमें से एक घबराकर बोला, अभी तक अंतिम परिणाम नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका टैलेंट लेवल ई से भी ऊपर है? तभी बैंगनी ऊर्जा का विशाल स्तंभ आसमान तक जा पहुंचा। पूरा परीक्षण क्षेत्र कांप उठा और आसपास उड़ रहे ड्रोन की ऊर्जा के दबाव में पीछे हटने लगे। कोई जोर से चिल्लाया, उसका लेवल अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन मशीन अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऊर्जा का दबाव इतना बड़ा था कि उसका शरीर हवा में उछल गया। फिर भी उसने अपना हाथ टेस्टिंग क्रिस्टल से हटाया नहीं और लगातार शक्ति उसमें प्रभावित करता रहा। उसके हाथ से निकलती आध्यात्मिक ऊर्जा अब बेकाबू हो चुकी थी। बैंगनी और गुलाबी रोशनी पूरे मैदान को अपनी चमक से ढक रही थी। मैदान में मौजूद सभी उम्मीदवार और दर्शक हैरान रह गए। किसी की आंखें खुली रह गईं तो कोई डर के मारे पीछे हटने लगा। उसकी आंखें चमक उठी और चेहरा पूरी तरह ऊर्जा की छाया में ढक गया। ऐसा लगा रहा था मानो उसके भीतर कोई प्राचीन और बेहद शक्तिशाली शक्ति जाग चुकी है। आसमान को चीरती हुई ऊर्जा की किरण और भी विशाल हो गई। इसका प्रकाश दूर दूर तक फैल गया, जैसे पूरी दुनिया इस विस्फोट शक्ति को महसूस कर रही हो। आखिरकार टेस्टिंग सिस्टम की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंजी, टैलेंट टेस्टिंग जारी है। वर्तमान टैलेंट लेवल एस रैंक की घोषणा सुनते ही मैदान में मौजूद सभी लोग जमीन पर झुक गए। कोई अपना सिर बचा रहा था, कोई आंखें बंद किए कांप रहा था। किसी ने भी पहले कभी इतनी भव्य आध्यात्मिकता शक्ति नहीं देखी थी। अधिकारी चौंक गया, टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, यह लड़का अभी भी बढ़ रहा है। सिस्टम ने घोषणा की, वर्तमान टैलेंट लेवल एस। सभी दंग रह गए, यह भविष्य का सब थर्ड लेवल अवेकन्ड है।
तुरंत आदेश मिला, पूरे शहर को अलर्ट करो। सेना तैनात हुई, हवा गश्त शुरू कर दी गई, सभी रास्ते बंद कर दिए गए ताकि कोई हादसा ना हो। ऊर्जा का स्तंभ और भी भयानक हो गया, उसकी आंखें बदल गईं और वह जोर से दौड़ा। ड्रोन और मशीनें उस ऊर्जा के चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। पूरी परीक्षण के क्षेत्र उसकी शक्ति से कांप उठा। टेस्ट आखिरकार पूरा हो गया, सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। सैनिक भी उसकी ताकत को देखकर दंग रह गए। वह शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आभा अब भी फैल रही थी। सिस्टम ने नया लेवल बनाया शुरू किया। अधिकारी बोला, ये सच में ये एक शुद्ध एसएस लेवल अभिकंठ है। सभी स्तंभ रह गए। अधिकारी बोला, अगर एस इतना आगे बढ़ सकता है तो डबल एस उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। अधिकारी बोला, तो एसएस लेवल निश्चित ही उससे भी आगे निकल जाएगा। दूसरा अधिकारी गंभीर होकर बोला, लगता है अब पूरी दुनिया बदलने वाली है। सुप्रीम कमांडर जोर से हंसा, बहुत बढ़िया, उसने गर्व से कहा। हमारे हेवनली विंड सेफ जोन में भी इतना बड़ा प्रतिभाशाली योद्धा है। लोग आपस में बातें करने लगे। सुना, सुप्रीम कमांडर खुद उसकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो उससे जलन हो रही है। दूसरा बोला, कुछ देर पहले तक सब उसे बेकार कह रहे थे और अब देखो सब बदल गया। शायद भविष्य में वही हमारा वरिष्ठ अधिकारी बने। नायक मन ही मन सोचने लगा, असल में मेरी प्रतिभा ट्रिपल एस लेवल की है। टेस्ट क्रिस्टल की सीमा सिर्फ डबल एस तक थी, इसलिए वह असली ताकत नहीं माप सका। उसने मन में कहा, सिस्टम मेरा पैनल खोलो। सिस्टम खुला, उसमें लिखा था कि शॉर्ट गॉड सिस्टम सक्रिय हो चुका है। अब उसकी सभी तलवार संबंधी स्किल्स अपने आप ट्रिपल एस लेवल तक पहुंच जाएगी। साथ ही उसकी मानसिक शक्ति और सभी गुणों की सीमा भी कई गुना बढ़ चुकी है। हर 48 घंटे में वह किसी भी स्किल को बिना ऊर्जा खर्च किए अधिकतम शक्ति पर इस्तेमाल कर सकेगा। वह मुस्कुराया, आखिरकार मिशन पूरा हो गया। उसने सोचा, मेरे पिछले जीवन में पूरा देश मिलकर भी सिर्फ 2 एस लेवल और 1 ए लेवल स्किल बना पाया था, लेकिन अब यह सिस्टम मेरी हर स्किल को सीधे एसएसएस लेवल पर पहुंचा सकता है। तभी सिस्टम ने नया मिशन दिखाया, जितनी ज्यादा हो सके उतनी शॉर्ट स्किल सीखो। इनाम में +4 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे, लेकिन चेतावनी भी थी कि अगर सिस्टम का राज किसी को बताया तो तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। नायक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, दिलचस्प, अब मुझे पता है कि इस नई ताकत को कैसे परखना है। अंकल सियायो मुस्कुराकर बोले, स्टूडेंट ने तुम्हें डबल एस टैलेंट मिलने पर बधाई हो। उन्होंने कहा, बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। अंकल सियायो तुम्हारी इस इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये निंग सिस्टम के नए मिशन के बारे में सोचने में इतना खो गया कि उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। अंकल सियो ने उसे देखा और बोले, स्टूडेंट येनिंग। फिर वे हंस पड़े, लगता है अभी भी जागृत हुआ है, इसलिए अभी भी सदमे में है। वे जोर से हंसे और बोले, उन्होंने येनिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, जब मुझे पहली बार पता चला था तब मैं भी तुम्हारी तरह लंबे समय तक हैरान रह गया था। फिर बोले, चलो मेरे ऑफिस में चलते हैं, वहाँ आराम से बातें करेंगे। येनिंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी। ऑफिस पहुंचकर अंकल सियो बोले, मुझे पता है कि तुम्हें फंसाया गया था और उसी वजह से तुम टेस्ट देने से लगभग चूक गए थे। मैंने उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, पूरी जांच होगी और तुम्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने यह भी तय किया है कि तुम्हें सेंडिंग प्रोग्राम का पहला उम्मीदवार बनाया जाएगा। हाई लेवल वेरिफिकेशन पूरा होते ही तुम्हारे लिए एक 3rd लेवल गाइड नियुक्त किया जाएगा। तुम्हें विशेष साधन, ट्रेनिंग और बेहतरीन उपकरण भी दिए जाएंगे। अब सबसे पहले अपने टैलेंट के बारे में बताओ। अंकल सियो तुम्हारे आगे का पूरा रास्ता तय करने में मदद करेंगे।
येनिंग मन ही मन सोचने लगा, मैं सिस्टम के बारे में किसी को नहीं बता सकता, इसलिए मुझे उन्हें सिर्फ अपने असली जन्मदाता टैलेंट के बारे में ही बताना होगा। अंकल सियाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह, तुम्हारा टैलेंट फिजिक्स टाइप है, यह बहुत दुर्लभ होता है। तुम्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए शायद राजधानी से विशेष बुलाने पड़ेंगे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा येनिंग बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? येनिंग ने बिना झिकझिकाए जवाब दिया, अगर संभव हो तो मुझे तलवारबाजी स्वॉर्ड स्किल की एक किताब चाहिए। कमांडर श्याओ बोले, बस इतनी सी बात, अभी मंगवा देता हूँ। सबसे ऊंचे स्तर वाली किताब लेकर आओ। कुछ देर बाद अधिकारी लौटकर बोला, कमांडर श्याओ, हमारे भंडार में यही सबसे उच्च स्तर की स्वॉर्ड स्किल मैनुअल है। कमांडर श्याओ ने वह किताब येनिंग को देते हुए कहा, येनिंग इसे रख लो। येनिंग ने सम्मान से किताब लेते हुए कहा, धन्यवाद कमांडर श्याओ, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं अब वापस जाना चाहूँगा। कमांडर श्याओ मुस्कुराए, लगता है तुम अपने परिवार को यह खुशखबरी सुनाने के लिए बहुत उत्साहित हो। मैं समझ सकता हूँ। फिर उन्होंने अपने अधिनिषेधियों को आदेश दिया, कुछ एलाइट सोल्जर हर समय येनिंग के साथ रहेंगे, उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सख्त आवाज में आगे कहा, अगर कोई भी समस्या हो तो सीधे मुझे रिपोर्ट करना। इसके बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने आदेश दिया, 24 घंटे के भीतर मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए कि आखिर येनिंग टेस्ट देने से लगभग कैसे चूक गया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इस मामले में चाहे कोई भी शामिल हो, पहले उसे गिरफ्तार करो, बाद में पूछताछ करना। कमांडर का आदेश सुनते ही सभी अधिनिष्ठ एक साथ झुक गए। जी सुप्रीम कमांडर। उसी रात हेवनली बाइंड सेफ जोन के छठे एकत्रीकरण केंद्र पर एक सैन्य पत्थरवाद वाहन आकर रुका। वापस के लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वाहन के ब्रेक लगते ही सभी की नजरें उसकी ओर टिक गईं। येनिंग वाहन से उतरा। उसके साथ आए सैनिक उसे सुरक्षित घर तक छोड़ने के लिए तैयार थे। येनिंग ने विनम्रता से कहा, सीनियर्स, आप लोग यहीं तक रहें, मैं आगे अपने घर अकेला जाना चाहूंगा। आसपास खड़े लोगों ने उसे पहचान लिया। एक व्यक्ति चौंक कर बोला, अरे वो तो येनिंग है। क्या वो इतना बड़ा आदमी बन गया? क्या अभी भी वो सैन्य वाहन से उतरा है? दूसरे ने तुरंत उसे चुप कराते हुए कहा, धीरे बोलो, अगर इतने सारे अमेरिकन उसे सुरक्षा देकर छोड़ने आए हैं तो जरूर वह कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुका है। तभी येनिंग की नजर दूर आ जाती हुई एक लड़की पर पड़ी। उसके होठों से स्याओ जान। लड़की ने आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा। वह हैरान होकर बोली, भैया, वह और कोई नहीं बल्कि येनिंग की छोटी बहन ये सियाओ आन थी। अपनी बहन को सही सलामत देखकर येनिंग की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, सियाओ आन, उस समय मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका था, मुझे माफ कर देना। इस बार मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। येनिंग ने अपनी छोटी बहन को कसकर गले लगा लिया। उसके मन में बस एक ही संकल्प था, इस जन्म में मैं तुम्हें फिर भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सियाओ युआन मुस्कुराते हुए बोली, भैया, हमें मिले हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया। आप तो ट्रेनिंग कैंप में थे, फिर बाहर कैसे आ गए? आंसू रोकते हुए येनिंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे भैया ने अवेकिंग टेस्ट पहले ही पास कर लिया है। सियाओ युआन ने उसके चेहरे पर बहुत आंसू देखे और प्यार से पूछे, भैया, आप रोए क्यों रहे हो? येनिंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं बस बहुत खुश हूँ। सियाओ आन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चलो भैया, जल्दी घर चलते हैं, माँ आपके आने का वेट कर रही है। येनिंग मुस्कुराया, चलो आज हम दोनों मिलकर माँ को सरप्राइज कर देंगे। रास्ते में सियाओ आन ने अपना थैला दिखाते हुए खुशी से कहा, भैया देखो, आज मुझे कबाड़ में पहले से ज्यादा सामान मिला है, इसे बेचकर हम केक खरीद सकते हैं ताकि आज आप अच्छा खाना खा सकें। येनिंग ने स्नेह से उसकी ओर देखा और कहा, पगली, आज सिर्फ मैं नहीं, हम सब अच्छा खाना खाएंगे। सियाओ आन की आंखें चमक उठी, सच क्या?
आज मांस भी मिलेगा। घर पहुंचते ही मेज पर स्वादिष्ट खाना देखकर सियायो आन खुशी से उछल पड़ी। वह भैया इतना सारा खाना। खाना खाते समय उनकी माँ ने पूछा, अवेकिंग टेस्ट की प्रक्रिया कैसी होती है? मोहल्ले के बहुत से लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। येनिंग मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ, हाँ, मैं अवेकिंग टेस्ट पास कर चुका हूँ। अब मैं एक जागृत योद्धा अवेकन हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, सच में? येनिंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। सियायो आन खुशी से उछल पड़ी। वाह मेरे भैया, सच में सबसे महान है। मुझे आप पर बहुत गर्व है। खाना खाते खाते सियायो आन मासूमियत से बोली, भैया अब जब आप अवेकन बन गए हैं, क्या हम रोज ऐसे स्वादिष्ट खाना खा पाएंगे? रात गहरी हो गई। माँ और सियायो आन चैन की नींद सो गईं, लेकिन येनिंग अभी भी जाग रहा था। वह धीरे से अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और मन ही मन बोला, सिस्टम स्किल बुक लर्निंग को एक्टिव करो। तभी उसके सामने नीली सिस्टम स्क्रीन चमक उठी। मिशन कंप्लीट। इनाम 4 एट्रीब्यूट पॉइंट प्राप्त हुए। लेवल सी स्किल डेडिकेट स्टेप शॉर्ट स्किल। स्किल अपडेट सक्सेसफुल। अगले ही पल सिस्टम ने घोषणा की, शॉर्ट स्किल टेब को अपग्रेड करके एसएसएस लेवल स्किल शॉर्ट स्टॉर्म में बदल दिया गया है। येनिंग की आंखों में उत्साह की चमक दौड़ गई। अब उसके पास एक बेहद शक्तिशाली एसएसएस रैंक की शॉर्ट स्किल शॉर्ट स्टॉर्म थी, जो कि उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली थी। जैसे ही स्किल पूरी तरह अपग्रेड हुई, येनिंग के चारों ओर नीली तलवारों जैसी ऊर्जा घूमने लगी। उसने महसूस किया कि ट्रिपल एस रैंक स्किल शॉर्ट स्टॉर्म उसकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली है। सिस्टम ने स्किल का विवरण दिखाया। सॉर्ड स्टॉर्म को एक बार इस्तेमाल करने के लिए 4,500 स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। यह कुछ ही सेकंड में अनगिनत सॉर्ड आईक्यू छोड़कर लक्ष्य को भारी नुकसान पहुंचाती है। इसमें सुपर स्पीड, आर्मोर ब्रेक, डेस्ट्रिकेशन और डेकम्पेसेशन से भी ज्यादा गुणा मौजूद है। इसकी विनाशकारी शक्ति सामान्य स्किल से 10,000 अधिक है। चेतावनी, इस स्किल का उपयोग सावधानी से करें। येनिंग हैरान रह गया। अविश्वसनीय, एक सी रैंक स्किल सीधे ट्रिपल एस रैंक में बदल गई। उसने सोचा, मेरे पिछले जीवन में मैंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन इतनी भयानक शक्ति कभी नहीं देखी। फिर उसकी नजर स्पिरिचुअल एनर्जी की शर्त पर गई। एक बार शॉर्ट स्टॉर्म चलाने के लिए 4,500 स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो अभी सिर्फ 1,500 है। तभी सिस्टम ने उसकी वर्तमान क्षमता दिखानी शुरू की। करंट टैलेंट 0, विल 15, स्पिरिचुअल एनर्जी 1,500। अगले शर्तों पर लेवल 1 विल 20, स्पिरिचुअल एनर्जी 2,000। लेवल 2 विल 30, स्पिरिचुअल एनर्जी 3,000। लेवल 3 विल 40, स्पिरिचुअल एनर्जी 4,000। येनिंग ने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर इक्विपमेंट बोनस को छोड़ दूं तो शॉर्ट स्टॉर्म को एक बार इस्तेमाल करने के लिए मुझे कम से कम तीसरे इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचना होगा। फिर उसने राहत की सांस ली। अच्छी बात यह है कि यह स्किल हर 48 घंटे में केवल एक बार इस्तेमाल की जा सकती है, वरना मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती और मैं अभी इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन एक और समस्या थी, सिस्टम मुझे अपनी शक्तियों या स्किल का राज किसी को बताने की अनुमति नहीं देता। इसीलिए मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि मुझे इतनी ताकत कहाँ से मिली। येनिंग ने फैसला किया, जब तक मैं दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मुझे शॉर्ट स्टॉर्म का इस्तेमाल किसी के सामने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। येनिंग ने खुद को शांत किया। अभी सबसे जरूरी समय है। कमांडर मुझे प्रोग्राम में शामिल करने वाला है, इसलिए मुझे कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और शॉर्ट स्टॉर्म स्किल को देखते हुए सोचा, इतनी उच्च स्तर की स्किल मैंने अपने पिछले जीवन में कभी भी नहीं देखी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। सच कहूं तो मेरा मन अभी इसी वक्त इसे आजमाने का कर रहा है। तभी उसे एक जगह याद आई। हाँ, मिलिट्री रीजन। येनिंग को अपने पिछले जीवन की बातें याद आने लगी। महाविनाश एपोक्लिप्स के बाद पूरी दुनिया स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गई थी। दुनिया भर में अचानक अनगिनत रैंडम डेंजन्स
प्रकट होने लगे जिनसे भयानक राक्षस निकलने लगे और हर जगह अफरा तफरी मच गई। धीरे धीरे अवेकन लोगों की संख्या बढ़ने लगी। वो डंजन्स में जाकर लड़ते, ट्रायल पूरे करते और इंसानों ने उन डंजन्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। खास तौर पर मिलिट्री ने इस पर सबसे ज्यादा काम किया। उन्होंने भारी मात्रा में साधन और सैनिक लगाकर टेस्ट डंजन्स पर रिसर्च की। बाद में उन्हीं टेस्ट डंजन्स का इस्तेमाल सैनिकों की व्यावसायिक युद्ध परीक्षण कम्बैट ट्रेनिंग के लिए किया जाने लगा। टेस्ट डंजन्स प्राकृतिक डंजन्स की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित होते थे। वहां राक्षस पूरी ताकत से हमला तो करते थे, लेकिन अगर किसी सैनिक की जान पर बन आती तो डंजन्स का सुरक्षा तंत्र तुरंत उसे बाहर टेलीपोर्ट कर देता था, इसलिए मौत का खतरा लगभग नहीं होता था। यही वजह थी कि टेस्ट डंजन्स के सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी जाती थी। ये निंग ने मन ही मन में फैसला कर लिया, तो फिर मैं सीधे किसी टेस्ट डंजन में जाकर अपनी नई स्किल आजमा लेता हूँ। कुछ ही देर बाद वह हेवनली विंड सेफ्टी जोन टेस्ट डंजन पहुंच गया। उसने वहां मौजूद अधिकारी से कहा, मेरे लिए एक लो लेवल डंजन खोल दीजिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कोई भी प्रकार चलेगा। अधिकारी ने दूसरे स्टाफ से कहा, ये येनिंग है, इन्हें एसएसएस लेवल टैलेंट मिला है। कमांडर का आदेश है कि इनके लिए तुरंत डंजन खोल दिया जाए। फिर उसने हैरानी से पूछा, लेकिन आप अकेले ही अंदर जाएंगे क्या? आपके साथ किसी और को नहीं होना चाहिए? अधिकारी ने आखिरी बार उसे चेतावनी दी। आपकी मौजूदा ताकत के हिसाब से अकेले अंदर जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन ये निंग शांत स्वर में बोला, मैं सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर ही बाद वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने एक्टिवेशन बटन दबा दिया और टेलीपोर्टेशन शुरू हो गया। नीली रोशनी की चमक के साथ अगले ही पल वह टेस्ट डंजन के अंदर पहुंच गया। सिस्टम ने जानकारी दिखाई, वर्तमान स्थान सिटी, खतरे का स्तर लो। चारों तरफ नजर डालते हुए येनिंग ने सोचा, ये टेस्ट डंजन प्रलय एपोकलिप्स के कुछ समय बाद ही बनाया गया था। तभी सिस्टम ने उसे शुरुआती हथियार दिया। येनिंग हल्का मुस्कुराया, तो इस डंजन में मुझे हथियार के तौर पर एक साधारण डैगर मिला है। उसने डैगर हाथ में लेते हुए महसूस किया कि यह काफी कमजोर था। वह संतुष्ट होकर बोला, बिल्कुल सही, हथियार जितना कमजोर होगा मेरी नई स्किल को परखना उतना ही आसान होगा। तभी अचानक पीछे से एक भयानक राक्षस घूरता हुआ उसकी ओर बढ़ा और असली परीक्षा शुरू हो गई। जैसे ही राक्षस ने हमला किया, येनिंग की आंखें लाल चमक उठी। उसने एक पल के लिए राक्षस को ध्यान से देखा। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से अपनी जगह से गायब हो गया। राक्षस पूरी ताकत से उसकी तरफ झपटा, लेकिन वह हमला हवा में ही रह गया। येनिंग पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था। वह मन ही मन बोला, तुम खुद ही मेरे पास चले आए। बिना एक सेकंड गवाए उसने पूरी ताकत से डैगर राक्षस की एकमात्र आंख में घोंप दिया और चिल्लाया, मुझे पॉइंट्स दो। एक ही बार में राक्षस दर्द से तड़प उठा और जमीन पर गिर पड़ा। खून चारों ओर बिखर गया, जबकि येनिंग शांत खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बुरा नहीं, मेरी नई ताकत उम्मीद से बेहतर काम कर रही है। फिर उसने डैगर मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हाँ, अब असली शिकार शुरू होता है। येनिंग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उसने डैगर कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे दरवाजे के पीछे हल्की सी आहट सुनाई दी। वह तुरंत दीवार से सट गया और बार करने के लिए तैयार कर लिया। अगले ही पल दरवाजे के पीछे से एक और डरावना ज़ॉम्बी निकल आया। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था, कई आंखें और विशाल जबड़ा। येनिंग ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़ ली। और एक और है। ज़ॉम्बी ने अपना विशाल मुंह खोलकर सीधे उसकी तरफ झपट्टा मारा, लेकिन येनिंग जरा भी नहीं घबराया। सही समय पर उसने डैगर ऊपर उठाकर हमला रोक दिया।
फिर उसी पल पलटवार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। बिजली जैसी तेज चाल से उसने लगातार कई बार किए। ज़ॉम्बी पीछे हटने लगा और उसकी खाल चिरती हुई डैगर अंदर तक पहुंच गया। लड़ाई खत्म होते ही येनिंग ने गहरी सांस ली। वह मन ही मन बोला, भले ही मेरा शरीर अभी अपनी पूरी ताकत में नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में सीखी हुई लड़ाकू कला इन ज़ॉम्बियों के लिए काफी है। उसने चारों ओर नजर घुमाई और आगे बढ़ने का फैसला किया। अगर मुझे अपनी असली क्षमता को परखना है तो मुझे और भी खतरनाक इलाके में जाना होगा। सामने सीढ़ियां दिखाई दी। डैगर हाथ में पकड़कर वह शांत स्वर में बोला, चलो इस बिल्डिंग से सीढ़ियों को रास्ते बाहर निकालते हैं। येनिंग सावधानी से बिल्डिंग से बाहर निकला और आसपास का माहौल देखने लगा। बाहर आते ही उसने देखा कि पूरी सड़क अलग अलग तरह के ज़ॉम्बियों से भरी हुई थी। वह मन ही मन बोला, यहाँ के ज़ॉम्बी अभी मिडिल लेवल 1 के हैं, यानी यह डंगन का शुरुआती इलाका है। उसने भीड़ में देखकर सिर हिलाया। इन पर अपना समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तभी कुछ ज़ॉम्बियों ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली। ये रुक गए और एक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अगले ही पल एक अजीब राक्षस ने अपनी विशाल फूल जैसा मुंह खोल दिया। उसके हमले की तैयारी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन येनिंग बिना रुके आगे बढ़ा। उसने अपनी ऊर्जा डैगर में समेटी और बिजली जैसी तेज एक बार किया। साथ ही बोला, मुझे जितनी जल्दी हो सके बॉस को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। उसकी नीली ऊर्जा वाली तलवार जैसे ही स्लैश हवा को चीरती हुई कई राक्षसों को एक साथ काट गई। कोई भी उसका रास्ता रोक नहीं पाया। वह लगातार तेजी से आगे बढ़ता रहा। जो भी राक्षस सामने आता एक ही बार में रास्ते से हट जाता, लेकिन उसकी इस गति ने पूरे इलाके को ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। हर दिशा से डरावने राक्षस उसकी तरफ दौड़ने लगे। येनिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक ज़ॉम्बियों की भीड़ उमड़ रही थी। वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। येनिंग तेजी से दौड़ता हुआ सीधे सामने खड़े फायर ट्रक पर छलांग लगा गया ताकि वह ज़ॉम्बियों की भीड़ से आगे निकल सके। वह मन ही मन बोला, अफसोस, चाहे मैं कितना भी सामान्य ज़ॉम्बियों को मार दूं, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। उसने सामने मौजूद शक्तिशाली म्यूटेंट की ओर देखा और दृढ़ आवाज में बोला, मुझे अभी भी इस डंजन के बॉस को ढूंढना है और उससे पहले तुम सबको हटाना होगा। येनिंग बिजली जैसी रफ्तार से दुश्मनों के ऊपर छलांग लगाकर आगे बढ़ गया। कोई भी राक्षस उसको रोक नहीं पाया। कुछ ही देर बाद वह एक रहस्यमयी सीमा रेखा के सामने आकर रुक गया। अचानक उसके सामने सिस्टम की नीली स्क्रीन चमकी। बॉस डंजन फाउंड। पूरा इलाका पीली चेतावनी पट्टियों वार्निंग जोन से घिर हुआ था। माहौल अचानक बेहद शांत और खतरनाक हो गया। येनिंग सावधानी से बॉस क्षेत्र के अंदर कदम रखता है। उसकी नजरें हर दिशा में खतरे को तलाश रही थी। तभी सिस्टम ने एक और चेतावनी जारी की, क्रूज इज कमिंग, कॉर्प्स पीक लेवल 1 म्यूटेंट। स्क्रीन पर यह संदेश देखते ही येनिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसे समझ आ गया कि अब तक के सारे राक्षस सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। अचानक जमीन जोर से कांपी। अगले ही पल एक विशालकाय दैत्य धरती को चीरता हुआ बाहर निकला और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि येनिंग भी एक पल के लिए चौंक गया कि वह इतना तेज कैसे हो सकता है। उसके सामने खड़ा था टेस्ट डंजन का बॉस कॉर्स चीवर, एक पीक लेवल 1 म्यूटेंट है। वह अपने विशाल पंजों और नुकीले दांतों के साथ सीधे येनिंग पर टूट पड़ता है। धूल का घना गुब्बारा उठ गया। लाल चमकती आंखें अंधेरे में डरावनी तरह से चमक रही थी। येनिंग तुरंत पीछे हट गया और हमले से बाल बाल बच गया। येनिंग ने स्थिति का आंकलन करते हुए सोचा, आमतौर पर ऐसे म्यूटेंट से लड़ने के लिए कम से कम एक ही लेवल के 3 अवेकंड योद्धाओं की जरूरत पड़नी चाहिए। उसने अपनी बिजली से रफ्तार चमकती हुई नई शक्ति को महसूस किया और मन ही मन बोला, अगर मुझे यह नई स्किल नहीं मिली होती तो मेरी वर्तमान ताकत के साथ
मैं इस म्यूटेंट का सीधा सामना कभी नहीं कर सकता। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और इसके आसपास अनगिनत सामान्य ज़ॉम्बी भी मौजूद हैं। कॉर्प्स चीवर ने एक भयानक गर्जना की। उसके इशारे पर दर्जनों ज़ॉम्बी और म्यूटेंट धूल के बीच से निकलकर येनिंग को चारों तरफ से घेरने लगे। येनिंग ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर यहाँ लेवल 1 की कोई एलिट कम्बैट टीम भी होती तब भी वे इस जगह से जिंदा बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने अपनी पकड़ चाकू पर और मजबूत कर ली, क्योंकि वह भागने की बल्कि इस बॉस को खत्म करने की सोच रहा था। कॉर्प्स सीचर का विशाल हाथ बिजली की रफ्तार से येनिंग की तरफ बढ़ा, लेकिन येनिंग मुस्कुराया, अगर तुम्हारी स्किल्स पर्याप्त ताकतवर नहीं है तो लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर नीली बिजली से घिर गया। वह हवा को चीरते हुई इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसकी परछाई तक पीछे रह गई। एक धमाके की आवाज के साथ उसका पहला वार सीधे म्यूटेंट के विशाल शरीर पर पड़ा। वह हवा में पलटा, अपने शरीर को घुमाया और ऊपर से पूरी ताकत के साथ दूसरा वार किया। बिजली की ऊर्जा उसके खंसर में समा गई। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, स्किल इज रेडी फॉर यूज। स्किल इस्तेमाल करने के लिए आप तैयार हैं। येनिंग की आंखें में आत्मविश्वास चमक उठा। उसने बिना एक पल गवाए अपनी नई स्किल सक्रिय कर दी, रिवॉर्ड्स स्टॉर्म। नीली ऊर्जा का एक विशाल तूफान उसकी तलवार से फूट पड़ा। अग्नि ऊर्जा की तलवारें बवंडर की तरह कॉर्प्स सीचर पर बरसने लगी। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा उठा। धड़ाम धड़ाम की आवाज हर बार पिछले से ज्यादा शक्तिशाली था। धमाके के बाद धूल और पत्थरों का विशाल बादल पूरे मैदान में फैल गया। हर तरफ उड़ते मलबे के बीच सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इतना भयानक हमला कॉर्प्स सीचर को खत्म कर पाया या असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। धूल का विशाल बादल धीरे धीरे छटने लगा। उड़ते पत्थरों के बीच येनिंग बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बुदबुदाया, ये सचमुच कमाल की ताकत है। तभी धुआं पूरी तरह हट गया। विशाल कॉर्प चीवर जमीन पर ढेर पड़ा था। क्या सिर्फ एक ही बार में खत्म हो गया? येनिंग खुद भी अपनी नई स्किल की ताकत देखकर हैरान रह गया। उसने अपने हाथों को देखा और सोचा, अगर इस ताकत से पीक लेवल 2 म्यूटेंट भी मारा जा सकता है तो सोचो मैं अभी सिर्फ लेवल 0 पर हूँ। उसकी आंखों में भविष्य की ताकत की चमक दिखाई देने लगी। तभी सिस्टम की नीली स्क्रीन उसके सामने उभरी। पीक लेवल 1 म्यूटेंट को मार दिया गया है। इनाम 5 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स प्राप्त हुए। टेस्ट डंजन होने के कारण 50% रिवॉर्ड कटौती लागू होती है। सिस्टम ने एक और इनाम दिया, वाइट इक्विपमेंट प्राप्त हुआ, एलाइट हैंड। ये निंग हैरान रह गया। टेस्ट डंजन में इक्विपमेंट भी मिलता है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। उसने तुरंत आइटम के गुण देखे, एजिल हैंड, एजिलिटी +1, स्पीड 15%, शूटिंग स्टेबिलिटी 15%। येनिंग मुस्कुराया, शुरुआत के लिए ये बहुत बढ़िया है। उसने नए ग्लव्स पहन लिए। नीली ऊर्जा उसकी उंगलियों के चारों ओर चमकने लगी। उसने सोचा, इस दुनिया में लेवल 2 अवेकन के पास भी पूरा वाइट इक्विपमेंट सेट नहीं होता। एक पीस मिलना भी बड़ी किस्मत की बात होती है। उसने चारों ओर देखा, मिशन पूरा हो चुका था। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया और बोनस में इक्विपमेंट भी मिल गया। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। उसने एंजिलेट बटन दबाते हुए हाथ बढ़ाया, बिना यह जाने कि डंजन के बाहर उसका इंतजार एक नई मुसीबत कर रही थी। येनिंग ने एग्जिट बटन दबाया। अब इस डंजन से बाहर निकलने का समय आ गया है। एक तेज नीली रोशनी चमकी और अगले ही पल वह बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने शांत चेहरे के साथ अपना टोकन स्टाफ को लौटा दिया। मेरा काम पूरा हो गया, ये रहा टोकन, धन्यवाद। बिना कुछ कहे वह यहाँ से चलता बना। स्टाफ का लड़का उसे जाते हुए देखता रह गया। उसने मन ही मन सोचा, इतनी जल्दी बाहर आ गया, लगता है ज़ॉम्बी को देखकर डर गया होगा। उसे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि अंदर क्या हुआ था। तभी पीछे से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, किसने उस टीम को टेस्ट डंजन में जाने दिया? सफेद बालों वाला सुपरवाइजर तेजी से आया और स्टाफ पर
बरस पड़ा। मैंने कितनी बार कहा है कि उन्हें अंदर मत जाने दिया करो। ये टेस्ट डंजन बहुत खतरनाक है। आखिरकार कब याद रखोगे तुम? घबराया हुआ कर्मचारी तुरंत बोला, सर असल में कोई टीम अंदर ही नहीं गई थी। इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती। सुपरवाइजर चौंक गया, क्या कोई भी नहीं गया? दोनों ने तुरंत मॉनिटर की तरफ देखा। सुपरवाइजर हैरानी से बोला, अगर कोई अंदर नहीं गया तो फिर उस म्यूटेंट को किसने मारा? स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि म्यूटेंट मर चुका है और उससे बाइट इक्विपमेंट भी ड्रॉप हुई थी। सुपरवाइजर ने कहा, क्या कोई लेवल 2 अवेकन इतना बोर हो गया था कि टेस्ट डंजन में घुस गया? लेकिन अगले ही पल कर्मचारी की आंखें फैल गईं। नहीं, अभी कुछ देर पहले इस डंजन में सिर्फ एक इंसान गया था, येनिंग। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। स्टाफ लड़के के दिमाग में अचानक येनिंग की बात गूंज उठी। उसने कहा था कि वो कुछ टेस्ट करने जा रहा है। उसकी आंखें डर से फैल गईं। क्या उसका मतलब था कि वो डंजन बॉस को हरा सकता है या नहीं? यही टेस्ट कर रहा था। दूसरी तरफ येनिंग चुपचाप शहर की टूटी फूटी गलियों से गुजर रहा था। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। कोई बंदूक बेच रहा था, मैटिस सिर्फ आधा क्रेडिट, 7.5 किलो आटे के बदले 20 गोलियां। कोई म्यूटेंट का मांस बेच रहा था, ताजा फ्राइड। येनिंग मन ही मन सोचने लगा, लेवल 1 का सबसे खतरनाक म्यूटेंट तो मैंने आसानी से हरा दिया, लेकिन हालात अभी भी बहुत खराब हैं। उसी समय किसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, पेट्रोल टीम आ रही है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। भागो, ये बच्चा किसका है? इसे हटाओ। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। येनिंग को अपना पिछला जीवन याद आ गया। उसने सोचा, सिर्फ यही नहीं, 1 साल बाद उसे भी बड़ा हादसा होने वाला है। भविष्य की भव्य तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम गई। हेवनली बिंग सेफ जोन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हर तरफ लाशें बिछी होंगी क्योंकि लेवल 3 म्यूटेंट्स की विशाल सेना हमला करेगी। येनिंग ने आगे सोचा, सिर्फ 10 दिनों बाद हेवनली बिंड सिटी शहर इलाके में जोम्बियों का दंगा शुरू होगा और वही जोम्बियों की सुनामी बनकर हवेली बिंड सेफ जोन पर हमला करेगी। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। माँ और सियायो आन पर मंडरा रहा खतरा अभी भी टला नहीं है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। मुझे इतनी जल्दी हो सके और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। राजधानी के सेंट्रल आर्मी ग्रुप मुख्यालय में एक आपातकालीन बैठक चल रही थी। एक अधिकारी ने कहा, हेवनली बिंड सेफ जोन में डबल एस लेवल टैलेंट मिलने की इमरजेंसी रिपोर्ट आई है। क्या सबने रिपोर्ट पढ़ ली है? स्क्रीन पर येनिंग की प्रोफाइल दिखाई गई। नाम येनिंग, टैलेंट डबल एस लेवल, क्षमता सोनिक स्पीच सिस्टम अवेकन्ड। एक अधिकारी उत्साहित होकर बोला, डबल एस लेवल टैलेंट और शुद्ध रक्त वाला, यह भविष्य का सबसे बड़ा योद्धा बन सकता है। दूसरे अधिकारी ने कहा, हाल ही में हमारे लेवल 3 जागृत योद्धाओं की बहुत मौतें हुई हैं। ऐसे टैलेंट का सेना में शामिल होना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बैठक में फैसला सुझाया गया, हमें उसकी ट्रेनिंग तुरंत शुरू करनी चाहिए। उसे सबसे बेहतरीन साधन दिए जाएं। क्यों ना उसे सीधे कैपिटल मिलिट्री रीजन में भर्ती कर उसके लिए एक विशेष कमांडर स्तर का प्रशिक्षक नियुक्त किया जाए। तभी मूंछों वाले वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, क्या तुम लेवल 3 और लेवल 4 के बीच मौजूद उस अभेद खाई को पार करने की कोशिश कर रहे हो? सफेद बालों वाले बुजुर्ग अधिकारी बोले, आज तक हमारे सभी उच्च स्तरीय जागृत योद्धा, चाहे 4 महान कमांडर हो या सेना के सबसे शक्तिशाली लेवल 3 योद्धा, यहाँ तक कि हमारे कमांडर इन चीफ भी, कोई भी लेवल 4 तक नहीं पहुँच सका। दूसरे अधिकारी ने जवाब दिया, क्योंकि हम में से किसी को भी शुरुआत से सबसे अच्छे संसाधनों के साथ प्रशिक्षण नहीं मिला। अगर शुरुआत से ही उसे सर्वोत्तम प्रशिक्षण मिले तो शायद इतिहास बदल सकता है। मूंछों वाले अधिकारी ने सिर हिलाया, हाँ, यह योजना अच्छी है, कम से कम इसे आजमाना चाहिए। सभी ने एक साथ सहमति जताई। हाँ, आधिकारिक घोषणा की गई। डबल एस लेवल टैलेंट येनिंग को सीडलिंग प्रोग्राम के लिए चुना जाता है। उसे नंबर 1 प्रतिभाशाली उम्मीदवार के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा और उसे तुरंत कैपिटल मिलिट्री रीजन में संस्थानित किया जाएगा। तभी कमरे में एक तेज आवाज गूंजी, मैं उसका विरोध करता हूँ। पूरा मीडिया हॉल एकदम शांत हो गया। सभी अधिकारियों ने हैरानी से
उस व्यक्ति की ओर देखा। क्यों? मूंछों वाले अधिकारी ने गुस्से में पूछा। इतने बड़े टैलेंट का तुम विरोध क्यों कर रहे हो? चश्मा उतारते अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम लोगों ने इमरजेंसी रिपोर्ट का आखिरी पैराग्राफ नहीं पढ़ा? उसने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, येनिंग ने फिजिक्स सिस्टम जागृत किया है। पिछले 70 वर्षों के रिकॉर्ड में कभी भी कोई लेवल 3 फिजिक्स सिस्टम उपयोगकर्ता नहीं हुआ। वह आगे बोला, फिजिक्स सिस्टम वाले जागृत लोगों की शारीरिक शक्ति सबसे कम होती है। वे आमतौर पर सिर्फ सपोर्ट या सहायक भूमिका निभाते हैं। स्क्रीन पर एक पुरानी लड़ाई की तस्वीर दिखाई गई। एक फिजिक्स अवेकनर बिना सुरक्षा के राक्षस के सामने आ गया और अगले ही पल वह राक्षस का शिकार बन गया। चश्माधारी अधिकारी ने दूसरे अवेकन की सुरक्षा के लिए अकेले लड़ना आत्महत्या के बराबर है। और जहां तक सोलो प्रमोशन मिशन की बात है, लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचना भी किस्मत पर निर्भर करता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह आगे बोला, और पीक लेवल 2 से लेवल 3 तक पहुंचने की बात तुम सब अच्छी तरह जानते हो। उसने गंभीर आवाज में कहा, आज तक उस प्रमोशन में सफल होने वाली संख्या 0 है। अब अधिकारी चुप हो गए। मुख्य अधिकारी भी गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम्हारी बात सही है। मुख्य अधिकारी ने अंतिम फैसला सुना, येनिंग की प्राथमिकता कम कर दो। संसाधन बेहद ही कीमती हैं, इन्हें बेकार नहीं किया जा सकता। अगले दिन कमांडर सीआईओ को नई रिपोर्ट मिली। वह हैरान रह गया। क्या उम्मीदवार येनिंग का चयन रद्द कर दिया गया और उसकी प्राथमिकता भी घटा दी गई है? सहायक अधिकारी ने समझाया, सर, फिजिक्स सिस्टम कभी भी लेवल 3 तक नहीं पहुंच सकता। विशेषज्ञों ने अनुसार उसकी क्षमता सिर्फ लेवल ए या उससे भी कम है। इसलिए अब उसकी अहमियत पहले से नहीं रही। सहायक ने पूछा, कमांडर सीआईओ, क्या हम उसे पहले जैसा विशेष संरक्षण और सुविधाएं दें? कमांडर ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, ऊपर से पुष्टि हो चुकी है कि उसमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। उसके लिए बनाई गई विशेष योजना तुरंत रद्द कर दो और उसकी सुरक्षा के लिए भेजे गए सभी लोगों को वापस बुला लो। सहायक ने फिर पूछा, सर, ये येनिंग की परीक्षा में जिसने रुकावट डाली थी, मुख्य संबंधी की आत्महत्या के कारण जांच रुक गई है। क्या हमें जांच जारी रखनी चाहिए? कमांडर ने बिना झिझक जवाब दिया, मैंने पहले उसकी क्षमता की वजह से जांच की मंजूरी दी थी। अब जब उसकी कोई अहमियत नहीं रही तो जांच जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद सुरक्षा क्षेत्र के अधिकारी ने येनिंग के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, येनिंग, विशेषज्ञों का अंतिम फैसला आ चुका है। तुम्हारी क्षमता लेवल 2 मानी गई है, इसलिए सीडलिंग प्रोग्राम में तुम्हारी जगह रद्द कर दी गई है। अधिकारी आगे बोले, अब तुम्हें सीडिंग प्रोग्राम में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। सभी औपचारिक सूचनाएं दे दी गई हैं। अलविदा। येनिंग स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसे हो सकता है कि मेरी क्षमता सिर्फ लेवल 2 हो। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, मेरी असली प्रतिभा तो SSS लेवल की है। अगर टेस्ट में SS भी आया तो तब भी मेरी क्षमता साबित हो जाती। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। समझ गया। उसी समय हेवनली विंड सेफ जोन पर म्यूटेंट की विशाल सेना ने हमला कर दिया। येनिंग ने मन ही मन, अभी इस दुनिया में फिजिक्स अवेकन लोगों को बेकार समझा जाता है। किसी को यह भी नहीं पता कि फिजिक्स सिस्टम की ट्रेनिंग करके ही लेवल 4 से आगे पहुंचा जा सकता है। येनिंग ने गहरी सांस ली। मैंने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसी गलतफहमी होगी जिसकी वजह से बड़े लोग मेरी असली कीमत ही नहीं पहचान पाए। उसने एक पल सोचा, क्या मुझे राजधानी जाकर सबको बता देना चाहिए कि मेरी प्रतिभा SSS लेवल की है और लेवल 4 तक पहुंचने की असली कुंजी फिजिक्स अवेकिंग है? फिर उसने खुद ही सिर हिलाया। छोड़ो, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अभी सबसे जरूरी है कि मैं जल्द से जल्द अपनी ताकत वापस लेवल 3 तक पहुंचा दूं। येनिंग के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। तब तक ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। वह मुस्कुराया, मेरे पास सॉर्ड गॉड सिस्टम है, मेरे पास सॉर्ड स्टॉर्म जैसी शक्तिशाली तकनीक भी है। इस बार की शुरुआत मेरी पिछली जिंदगी से कहीं बेहतर है। उसने अपना हुड पहन लिया और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ गया। चलो अब म्यूटेंट का शिकार किया करते हैं। वाइल्ड फॉरेस्ट, घने जंगल के भीतर कई नए अवेकन लोग अपनी पहली शिकार यात्रा की तैयार कर रहे थे। एक युवक ने आवाज लगाई, अरे राइफल वाले भाई, क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे? हम मिलकर लेवल 1 म्यूटेंट का शिकार करेंगे। सफल होने पर तुम्हें अच्छा अनुभव एक्सपीरियंस भी मिलेगा। दूसरे साथी
ने भी कहा, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। येनिंग बिना रुके बोला, टीम बनाऊं? लेवल 1 म्यूटेंट से वैसे भी तुम बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, इतने सारे लोगों में बांटने के बाद मेरे हिस्से में बचेगा ही क्या? उसने उनकी आंखों में देखा और बिना जवाब दिए उसने उनकी ओर देखे बिना ही जवाब दिया, नहीं धन्यवाद। ये सुनते ही टीम का एक लड़का गुस्से से चिल्लाया, अरे लड़के, बड़ा घमंडी है तू। हमने देखा कि तुम अकेले हो इसलिए मदद करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें तो उसकी कद्र करना ही नहीं आता। याद रखना, अवेकंड बनने के बाद ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। दूसरा लड़का भी आगे बढ़ा और बोला, हम तुम्हें अपनी टीम में जगह दे रहे हैं और तुम इतना घमंड दिखा रहे हो। येनिंग धीरे से रुका, उसने बस एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी बर्फ जैसी ठंडी निगाहें उन तीनों पर पड़ी। एक पल में तीनों के शरीर कांप उठे। उनमें से एक के मन में डर भर गया, ये इसकी आंखें इतनी ठंडी क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई खूंखार जानवर मुझे घूर रहा हो। दूसरा लड़का भी सहम गया, ऐसी नजरें सिर्फ उसी इंसान की हो सकती हैं जिसने ना जाने कितनी बार मौत को सामने से देखा हो। ये लड़का सचमुच बहुत अजीब है। येनिंग बिना पीछे देखे वहां से आगे बढ़ गया। तीनों लड़के पास उसे जाते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद वह फॉरेस्ट डैशी की गहराइयों में पहुंच गया। येनिंग ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हेवनली विंड सेफ जोन के बाहर फॉरेस्ट ऑफ डैशी सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। येनिंग जंगल की ओर अंदर बढ़ते हुए सोचने लगा, अगर मुझे सही याद है, इस जंगल की सबसे गहरी जगह पर 2 लेवल 1 म्यूटेंट हैं और उनमें से एक पीक लेवल 1 म्यूटेंट है। उसने अपना सिस्टम इंटरफेस देखा और मन ही मन बोला, लेवल बढ़ाने के लिए मुझे इन दोनों म्यूटेंट्स को हर हाल में मारना होगा। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से जंगल के भीतर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसने अपनी विशाल तलवार कसकर पकड़ ली, लेकिन उसके दिमाग में एक और योजना चल रही। पीछे से एक भयानक म्यूटेंट उस पर झपट्टा मारता है। येनिंग बिना घबराए बोला, मुझे अपनी स्वॉर्ड स्टॉर्म टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो इन्हें एक ही बार में खत्म कर देगी। वह सिर्फ तलवार के दम पर लड़ने लगा। उसने सोचा, मुझे सिर्फ फिजिक्स एक्सपीरियंस ही नहीं चाहिए, मुझे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ानी होगी। चारों तरफ से कई म्यूटेंट्स उस पर टूट पड़े, लेकिन येनिंग ने एक एक बार बचाते हुए लगातार पलटवार करता रहा। वह मन ही मन बोला, सब यही मानते हैं कि फिजिक्स अवेकंड लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। मुझे ये सोच हमेशा के लिए बदलनी होगी। दुश्मनों ने गिरा हुआ होने के बावजूद उसकी चाल बिल्कुल नहीं डगमगाई। लड़ते लड़ते उसने खुद से कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी लेवल 3 तक पहुंचना चाहता है उसे फिजिक्स अवेकिंग हासिल करनी होगी, वरना लेवल 4 म्यूटेंट्स के आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं येनिंग ने मन ही मन में दृढ़ निश्चय किया, मुझे किसी भी तरह बड़ों को फिजिक्स सिस्टम की असली अहमियत समझानी होगी। तभी पूरा जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। धड़ाम धड़ाम की आवाज के साथ दूसरे खड़े शिकारी चौंक गए। एक ने घबराकर कहा, सुना तुमने, ये तो गोली की आवाज है। दूसरा बोला, क्या वो लड़का ही होगा? एक शिकारी ने आवाज की दिशा पहचान ली। आवाज ट्री डीमन के इलाके के बिल्कुल पास से आ रही है। उनका लीडर तुरंत चिल्लाया, सब लोग पीछे हटो, लूट के चक्कर में मत पड़ो, वो लड़का खुद मौत को दावत दे रहा है। उधर येनिंग तेजी से पीछे की ओर फिसलकर ट्री डीमन के हमले से बाल बाल बच गया। अचानक उसके सिस्टम ने लगातार चेतावनी देना शुरू कर दिया, पीक लेवल 1 म्यूटेंट ट्री डीमन आ रहा है, मिडिल लेवल 1 म्यूटेंट बेंडर भी आ रहा है। दोनों चेतावनियां देखकर येनिंग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या दोनों एक साथ? अगले ही पल विशाल ट्री डीमन अपनी डरावनी बेलों के साथ उसके सामने प्रकट हो गया। अब असली जंग शुरू होने वाली थी।